गहरे और तूफानी समंदरों में जहां नॉर्मल शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वहीं यूएस नेवी की ये शिप लहरों के ऊपर तैरती नहीं बल्कि उसके ऊपर उड़ती थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस शिप थी तो फिर इसमें ऐसे कौन से मसले पेश आए जो यूएस नेवी को इसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ा। अमन टीवी की इस वीडियो में आपको फ्लाइंग शिप के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फ्लाइंग शिप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसा मसला था जिसकी वजह से समंदर में इतना बड़ा धमाका हो सकता था कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाती। आखिर क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। यूएसएस प्लेनव्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। 1960s में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। हर कोई सिर्फ इस रेस में लगा था कि कैसे भी करके खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। इसलिए जरूरी था कि ऐसी चीजें इन्वेंट की जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर अपना रौब जमाया हुआ था, उनका ये रौब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियत्स ने ऐसी एडवांस लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनको चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सबमरीन्स पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थीं। ना सिर्फ इनकी ये स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रडार से छुपाने की सलाहियत भी रखती थीं। अमेरिका को खतरा था कि सोवियत सबमरीन्स यूएस नेवी की शिप्स को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती हैं, और अगर उनकी कॉम्बैट शिप्स के रडार पर डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो सोवियत सबमरीन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तेज चलने की वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था बल्कि उस वक्त का टॉर्पेडो मिसाइल जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी ज्यादा कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन्स का मामला यूएस नेवी के गले पड़ चुका था। इनसे मुकाबला करने का एक ही सोल्यूशन था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो सोवियत सबमरीन से भी ज्यादा तेज चल सकें। यूएस नेवी के लोग जो चीज ढूंढ रहे थे वो एक इटालियन इंजीनियर 1906 में पहले ही बना चुका था। इन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स की मदद से काफी ज्यादा तेज चल सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 1906 में हाइड्रोफॉइल की इन्वेंशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गई। 1950 में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल यॉट्स और बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफॉइल का ये डिजाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला यह था कि बोट सिर्फ लेक्स में चल सकती थी जहां पानी पुरसकून होता है, लेकिन ओशन में जहां यूएस नेवी को इन बोट्स की जरूरत थी वहां लहरें बहुत तेज और खतरनाक हो जाती हैं, इसलिए वहां इन बोट्स का तेज चलना पॉसिबल नहीं था। यही वजह थी कि यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफॉइल के डिजाइन में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। काफी ज्यादा वक्त और मेहनत के बाद यूएस नेवी ने 1960s में इस शिप को कामयाब करके दिखाया। यूएस नेवी को अब ये महसूस हो चुका था कि सोवियत सबमरीन से मुकाबला करने के लिए ये डिजाइन सबसे बेस्ट है और ये शिप्स सोवियत सबमरीन्स का पीछा भी कर पाएंगी। 1970 में यूएस नेवी ने इसके 4 डिफरेंट साइजेस तैयार कर लिए, जिसमें सबसे बड़ी 430 टन वजनी यूएसएस प्लेनव्यू थी। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड पे ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी नॉर्मल शिप चलती हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन थे जो असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन होते हैं। प्लेनव्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। इसके अलावा प्लेनव्यू में जेट इंजन लगाने का भी ऑप्शन रखा गया था, जिससे वो इंतहाई तेज रफ्तार 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के ऊपर उड़ सकती थी। इन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस्ड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था जो हाइड्रोफॉइल्स को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप्स को तैयार करवाया, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन में 14 साल लग गए और 1974 में जब ये तैयार हो चुकी थी तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन्स को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था, जिसकी वजह से हाइड्रोफॉइल फास्ट पेट्रोलिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा इस हाइड्रोफॉइल के नुकसानात भी काफी ज्यादा थे। इन शिप्स की मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स के मुकाबले में बहुत कम थी। ये ज्यादा वजन भी कैरी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से इसमें हैवी वेपन्स की ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल नहीं थी। यूएस नेवी के इस प्रोजेक्ट के जितने ज्यादा फायदे थे उससे कई ज्यादा नुकसानात भी थे, जिसकी वजह से ये फ्लाइंग शिप दुनिया के सामने एक कंट्रोवर्सी बन के रह गई थी। 10 साल तक ये शिप सर्विस में रही और उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई और साथ ही 1994 में इन फ्लाइंग शिप्स को हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। यूएसएस प्लेनव्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, आज एस्टोरिया के साहिल पे इसका मलबा पड़ा हुआ है। उम्मीद है अमन टीवी की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकें।